Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, Finding the King, from class 6, Gulmohar Reader, Golden Jubilee Edition. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Finding the King यानी कि किंग का पता लगाना या किंग को प्राप्त करना. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले रीड दिस लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट. इस कहानी से एक लाइन दी गई है, उसे पढ़िए. Whosoever pulls this sword out of this stone is the rightful king of England. यानी कि जो कोई भी इस तलवार को पत्थर से निकालेगा वही इंग्लैंड का सही उत्तराधिकारी है, इंग्लैंड का सही मायने में राजा होगा. बेस्ड ऑन दिस लाइन, इस लाइन पे आधारित, इस पंक्ति पे आधारित, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन द टेक्स्ट. आप इस टेक्स्ट में, इस कहानी में क्या आपको मिलने जा रहा है, क्या पाने जा रहे हो, क्या पढ़ने जा रहे हो. पेयर इन पेयर्स, वर्क इन पेयर्स एंड शेयर योर प्रेडिक्शन. यानी कि वर्क इन पेयर्स यानी कि जोड़ों में काम करिए और अपना जो पूर्वानुमान है वो एक दूसरे से शेयर करो, ईच अदर. आफ्टर यू रीड द टेक्स्ट, नोट इफ़ यू वर राइट. और इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अगर सही हो तो उसे नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में. लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. अब इसमें जो कैरेक्टर हैं, चरित्र हैं, वो कौन कौन से हैं. तो सबसे पहले नरेटर हैं, द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी, यंग ऑर्थर, सर एक्टर, मर्लिन, अदर नाइट्स एंड प्रिंसेस, कॉमन पीपल. यानी कि इतने सारे लोग इसमें चरित्र जो है, कैरेक्टर्स हैं, वो निभा रहे हैं. सीन 1 यानी कि दृश्य जो पहला है, स्टेज इज इन नियर डार्कनेस. यानी कि एक अंधेरे के पास एक स्टेज है. ओनली अ सॉफ्ट म्यूजिक प्लेज इन द बैकग्राउंड वाइल द नरेटर स्पीक. जब नरेटर है, जो कहानी बताने वाले, कथावाचक है या कथा बताने वाले, जब वो बोलते हैं तो बैकग्राउंड में एक हल्की सी म्यूजिक या हल्का सा संगीत बज रहा है. नरेटर कहानी स्टार्ट करते हैं. आफ्टर किंग उथर पेंड्रागन ऑफ ब्रिटेन डाइड. जब किंग आफ्टर किंग उथर पेंड्रागन यानी कि उथर पेंड्रागन जो है वो ब्रिटेन के जो राजा हैं, वो उनके मरने के बाद अपेरेंटली विथ नो सन टू सक्सीड हिम, मतलब कि ऐसा प्रतीत होता है कि उनका कोई बेटा नहीं था जो कि उनका उत्तराधिकारी बन सके. अ डिस्प्यूट अरोज इन द कंट्री. उस देश में एक विवाद उत्पन्न हो जाता है, विवाद खड़ा होता है. अबाउट हु शुड बी द नेक्स्ट किंग. कौन सा, मतलब कि कौन दूसरा राजा बनेगा. एवरी नाइट्स यानी कि नाइट्स मीन्स होता है सूरवीर या जो वहाँ के योद्धा लोग हैं. एवरी नाइट्स यानी कि प्रत्येक योद्धा, प्रत्येक सूरवीर वांटेड द क्राउन फॉर हिमसेल्फ. अपने, मतलब कि अपने आप की ताजपोशी चाहता है या उसका जो ताज है उसे चाहिए होता है. बट किंग उथर डिड हैव अ सन कॉल्ड आर्थर. लेकिन जो किंग ऑर्थर हैं उनके पास एक बेटा था जिसका नाम आर्थर था. नो वन न्यू हिम. कोई भी उसे नहीं जानता था. फॉर ही हैड बीन टेकन अवे सीक्रेटली वाइल ही वॉज अ बेबी. यानी क्योंकि उसे जब वो छोटा सा बच्चा था तो उससे बहुत चुपचाप से, बहुत ही चुपके से, गुप्त तरीके से उसको वहाँ से हटा लिया गया था. अ वाइज ओल्ड मजिशियन कॉल्ड मर्लिन डिड लेफ्ट हिम इन द केयर ऑफ सर एक्टर. तो एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ा जो जादूगर था जिसका नाम मर्लिन था, वो सर एक्टर के पास छोड़ गया था उसकी देखभाल करने के लिए. अ नोबल एंड फेथफुल नाइट, जो कि योग्य और बहुत ही वफादार सूरवीर था. व्हेन आर्थर वाज अराउंड 15 ईयर्स ओल्ड. जब आर्थर 15 साल का हुआ. द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी. यानी कि जो आर्क बिशप, यानी कि जो आर्क बिशप मीन्स होता है वहाँ के पुजारी, जैसे कि द हेड ऑफ प्रिंसिपल लीडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. यानी कि जो चर्च का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसी को हम आर्क बिशप कहते हैं. तो द आर्क बिशप ऑफ सेंटरबरी ऑन द एडवाइस ऑफ मर्लिन के सलाह पर इनवाइटेड ऑल द नाइट्स टू लंदन टू रिजोल्व द डिस्प्यूट. तो वो सारे ही, मतलब कि जितने भी उस योद्धा होते हैं वहाँ के लंदन के, वो सबको बुलाता है, इनवाइट करता है, आमंत्रित करता है ताकि ये जो विवाद है यानी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जा सके. रैगिंग इन द कंट्री यानी रेजिंग इन द कंट्री, यानी कि जो देश में जो भी जो डिस्प्यूट, विवाद उत्पन्न हो रहा है, खड़ा हो रहा है, उसे सॉल्व किया जा सके. इट वॉज क्रिसमस टाइम. ये क्रिसमस का समय था. एंड इन द चर्च ही प्रेड टू गॉड टू शो सम साइन ऑफ हु शुड बी द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड.
और इन द चर्च यानी कि चर्च में वो प्रेयर कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे भगवान से, और ये उनसे विश कर रहे थे कि वो उन्हें कोई रास्ता या कोई साइन दिखाएं, कोई चिन्ह दिखाएं, ताकि वो सही उत्तराधिकारी यानी कि इंग्लैंड का कौन सा सही राजा होगा उसे वो जान पाएं। सडनली अचानक से देयर अपीयर अ स्ट्रेंज स्टोन इन द चर्च यार्ड। अचानक से उस चर्च यार्ड में यानी कि चर्च का जो यार्ड है उसमें एक अद्भुत पत्थर अपीयर होता है, यानी कि पत्थर दिखाई देता है। स्टेज लाइट्स अप स्लोली टू शो अ चर्च यार्ड। अब मतलब कि स्टेज पे धीरे धीरे एक लाइट आती है जो धीरे धीरे चर्च यार्ड को दिखाता है। अ ह्यूज स्क्वायर स्टोन सिट्स बिफोर द डोरवे, यानी कि दरवाजे के पास एक बहुत बड़ा सा स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर आप देख सकते हो, एक चौकोर साइज का जो पत्थर है वो डोरवे के सामने रहता है। अ sword इज स्टक इन इट्स मिडिस्ट, और उसके बीचों बीच एक तलवार उसमें अटकी हुई है। द sword हैज़ लेटर ऑफ गोल्ड रिटन ऑन इट, और sword पे यानी कि तलवार पे एक सुनहरे रंग का गोल्ड से कुछ लिखा हुआ है। द नाइट्स कम आउट ऑफ द चर्च, जो जितने भी योद्धा हैं चर्च से बाहर आते हैं, लुकिंग सरप्राइज एंड एक्साइटेड, मतलब सबको बहुत आश्चर्य होता है और थोड़ा उत्साहित भी नजर आते हैं। नरेटर द लेटर ऑन द सोर्ड रीड। अब जो सोर्ड है यानी कि जो तलवार है उस पे जो लेटर है यानी कि जो लिखा हुआ है, हु सो एवर पुल दिस सोर्ड आउट ऑफ दिस स्टोन इज द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जो कोई भी इस तलवार को इस पत्थर से खींचेगा यानी खींच कर निकाल लेगा वही इंग्लैंड का सही मायने में राजा होगा। आर्क बिशप, अब जो आर्क बिशप है, एनी वन इज़ फ्री टू ट्राई टू पुल आउट द सोर्ड फ्रॉम द स्टोन। अब वो कहते हैं कि कोई भी, मतलब कि जो भी यहाँ पे है कोई भी स्वतंत्र है इस तलवार को इस पत्थर से खींचने के लिए। एंड दस प्रूव हिमसेल्फ द राइटफुल किंग ऑफ इंग्लैंड, और इस प्रकार से अपने आप को साबित करे कि इंग्लैंड का सही राजा कौन होगा। मैनी नाइट्स ट्राई, अब जितने भी सूरवीर होते हैं उसमें बहुत सारे जो सूरवीर हैं, बहुत सारे योद्धा हैं, उसको कोशिश करते हैं, बट नन कैन मूव इट एट ऑल, लेकिन उसमें से कोई भी उसे हिला नहीं पाता है। आर्क बिशप ही इज़ नॉट हियर, यानी कि आर्क बिशप अब अनाउंस करते हैं कि वो यहाँ नहीं है, यानी कि जो उनका होने वाला राजा है वो यहाँ नहीं है। हु इज़ चूजन टू बी द किंग, जिसको कि इस राज्य का राजा होना है। बट गॉड विल मेक हिम नोन सून, और लेकिन भगवान उसे जल्दी ही हमें बताने की मतलब बताएंगे। बट गॉड विल मेक हिम नोन सून, यानी कि उसे हमें मतलब कि जब भगवान उसे जल्दी ही हमें बताएंगे। मीनवाइल तभी 10 नाइट्स ऑफ हाई रिनाउन विल गार्ड द स्टोन, और तो कहते हैं कि तब तक मीनवाइल जितने जो 10 नाइट्स हैं, यानी कि 10 जो योद्धा हैं जो कि बहुत ज़्यादा हाई रिनोन है ना, कि ज़्यादा उपाधि वाले हैं, बड़ी उपाधि वाले हैं, वो इस स्टोन का, इस पत्थर का की रखवाली करेंगे। ऑन न्यू ईयर्स ईव, यानी कि जो नए साल की जो शाम होगी, अ ग्रेट टूर्नामेंट विल बी हेल्ड, एक बहुत बड़ा सा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा, सो दैट द नाइट्स एंड द कॉमन पीपल आर केप्ट टुगेदर टिल द किंग इज रिवील्ड। सो दैट द नाइट्स, ताकि सो दैट यानी कि जितने भी सूरवीर हैं और जितने भी कॉमन लोग हैं यानी कि साधारण लोग हैं उनको एक साथ वहाँ बुलाया जाएगा, रखा जाएगा, टिल द किंग इज रिवील्ड, जब तक कि वहाँ राजा का रिवील्ड मतलब होता है उजागर करना, या कौन राजा होगा इस रहस्य को उजागर किया जाएगा। सीन 2, अब दृश्य 2 है। द डिजर्टेड चर्च यार्ड, यानी कि जो सुनसान चर्च यार्ड है, मतलब कि जो सीन है वो खाली सुनसान चर्च यार्ड का है। द स्टोन विद द सोर्ड स्टैंड अनगार्डेड, अब जो स्टोन है यानी कि पत्थर जिसमें सोर्ड लगा है, तलवार लगा हुआ है, वो अभी भी यानी कि अभी उसके सामने कोई भी गार्ड नहीं है और अनगार्ड वहाँ पे रखा हुआ है। नरेटर, इट वाज द डे ऑफ द टूर्नामेंट, अब ये जो टूर्नामेंट का दिन था, इवन द नाइट्स गार्डिंग द सोर्ड हैड गॉन टू अटेंड इट, यहाँ की इवन द यानी कि यहाँ तक कि जो सूरवीर या जो योद्धा उस सोर्ड का और उस स्टोन का को गार्ड कर रहे थे, उसकी रखवाली कर रहे थे, वो भी उस टूर्नामेंट को अटेंड करने चले गए थे। सो हैड सर एक्टर, इसी तरीके से जो सर एक्टर भी थे वो भी गए थे। हिज सन सर के, उसका जो बेटा सर के भी था, एंड यंग ऑर्थर भी उस टूर्नामेंट को में शामिल होने गए थे। बट वंस देयर, लेकिन एक बार वहाँ सर के फाउंड दैट ही हैड लेफ्ट हिज सोर्ड इन द
कैस्टल। तो सर की को ऐसा लगता है, मतलब कि उनको ये पता चलता है कि उनकी जो तलवार है वो महल में छूट गया है। ही आस्क यंग आर्थर टू फेच इट। वो यंग आर्थर जो है उसको कहते हैं कि जाकर उसे वो लेकर आए। आर्थर इंटर्स द चर्चयार्ड। आर्थर चर्चयार्ड में प्रवेश करता है। ही गेट्स डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स एंड गोज अप टू द स्टोन। ही गेट्स डाउन फ्रॉम द हॉर्स, अपने घोड़े से उतरता है और स्टोन यानी कि उस पत्थर के पास जाता है। आर्थर, देयर इज़ नो वन टू लेट मी इन टू द कैसल। तो वो कहता है कि अभी तो महल में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मुझे अंदर जाने दे। एंड येट सर के नीड्स अ स्वॉर्ड। और अभी तो सर के को तलवार की ज़रूरत है, आवश्यकता है। आई विल टेक दिस स्वॉर्ड विथ मी। तो कहता है कि मैं ये वाली तलवार अपने साथ लेकर जाता हूँ। आर्थर टेक्स द सोर्ड बाय द हैंडल। अब आर्थर उस जो तलवार को अपने उस हत्थे से पकड़ता है। एंड ड्रॉज इट आउट लाइटली एंड डेफ्टली। और डेफ्टली में होता है क्विकली एंड स्किलफुली। तो एंड ड्रॉज यानी कि उसको खींचता है बहुत ही हल्के से और बहुत ही स्किलफुली, बहुत ही कौशल से उस तलवार को निकाल लेता है। देन ही गेट्स अप टू देन ही गेट्स अप ऑन हिज हॉर्स एंड एग्जिस्ट। और वो अपने घोड़े पर बैठता है और वहाँ से चला जाता है। सीन 3, अब यहाँ पे सीन 3 का है। एट द टूर्नामेंट, अब यहाँ जहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, आर्थर राइड्स अप टू सर के विथ द सोर्ड। अब जो आर्थर है उस तलवार के साथ सर के पास जाता है। एज सुन एज सर के सीज द सोर्ड, जैसे ही मतलब कि सर के उस तलवार को देखता है, ही रिकॉग्नाइज इट, वह उसे पहचान लेता है। ही टेक्स इट एंड राइड्स स्विफ्टली टू हिज फादर। वह उस तलवार को लेता है और बहुत तेज़ी से सवारी, राइड्स मतलब कि घुड़सवारी करते हुए तेज़ी से अपने पिता के पास जाता है। सर के इन अ ट्रिम्बलिंग वॉइस। अब जो सर के है थोड़ी सी कांपती हुई आवाज़ में बोलता है, सर श्योरली आई, मतलब कि निश्चित तौर से मैं, एंड नन अदर मतलब कोई भी नहीं, एम चूजन टू बी किंग ऑफ इंग्लैंड, मतलब कि इंग्लैंड का राजा मुझे ही चुना गया है। सिंस इन माई हैंड आई बियर द सोर्ड ऑफ द स्टोन, यानी कि मेरे हाथ में अभी जो मैंने हाथ तलवार पकड़ी हुई है वो उस पत्थर की तलवार है, यानी कि उस पत्थर से वो तलवार मैंने निकाल ली है। सर एक्टर लुकिंग एट द सोर्ड एंड स्पीकिंग ग्रेवली। तो उस तलवार को देखते हुए और बड़ी गंभीरता से बोलते हुए, टेल मी, मतलब मुझे बताओ, डिड यू प्लक इट फ्रॉम द स्टोन, क्या तुमने इस सोर्ड को उस स्टोन से निकाला है, पत्थर से निकाला है। सर के लुकिंग डिसमेड। अब जो सर के हैं लुकिंग डिसमेड मतलब होता है डिसअपॉइंटिंग, तो डिसअपॉइंटेड दिखते हैं यानी कि थोड़ा निराश दिखते हुए। बट स्पीकिंग स्टाउटली, लेकिन स्टाउटली मतलब होता है फॉर्मली, मतलब बहुत दृढ़ता से बोलते हैं, मतलब कि थोड़ा अब डिसअपॉइंट होते हैं, क्योंकि पहले तो वो कहते हैं कि मैं ही उस राज्य का राजा बनने वाला हूँ, लेकिन फिर उन्हें थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होता है, तो निराशा के साथ वो बहुत ही फॉर्मली यानी कि दृढ़ता से बोलते हैं, नो आई डिड नॉट प्लक इट फ्रॉम द स्टोन, कहते कि नहीं मैंने इसे पत्थर से नहीं निकाला है। ऑर्थर ब्रॉट मी द सोर्ड, ये जो ऑर्थर है वो मेरे लिए तलवार लेकर आया है। सर एक्टर टू ऑर्थर, अब ऑर्थर की तरफ मुड़ते हैं। हाउ डिड यू गेट द सोर्ड, वो कहता है कि तुमने इस सोर्ड को, इस तलवार को कैसे निकाला। ऑर्थर आर्थर आई वेंट बैक टू द कैसल टू गेट सर की सोर्ड। तो कहता है कि मैं महल में वापस गया था सर की का तलवार लाने के लिए। बट आई फाउंड ऑल द डोर्स लॉक्ड, मैंने पाया कि वहाँ सारे दरवाजे बंद थे। एंड एवरी वन अवेट एट द टूर्नामेंट, मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो टूर्नामेंट में जा चुके थे। सो आई हरी टू द चर्च यार्ड, सो मैं जल्दी से चर्च यार्ड की तरफ गया। एंड प्लग्ड द सोर्ड फ्रॉम द स्टोन देयर, मैंने उस मतलब कि इस तलवार को उस स्टोन से, वहाँ जो स्टोन था वहाँ से इस तलवार को मैंने निकाल लिया। सर एक्टर लेट अस गो टू द चर्च यार्ड एट वंस, तो कहता है कि अब हमें वहाँ चर्च यार्ड में तुरंत चलना चाहिए। ऑल थ्री एग्जिस्ट, अब वो सारे तीनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन 4, द डिजर्टेड चर्च यार्ड, अब जो सुनसान चर्च यार्ड है वहाँ पहुँचते हैं। द टू नाइट्स एंड आर्थर एंटर विद द सोर्ड, यानी कि टू नाइट्स यानी कि सर के और सर एक्टर वहाँ पे और आर्थर के साथ उस सोर्ड के साथ उसमें चर्च यार्ड में प्रवेश करते हैं। सर एक्टर आर्थर लेट मी सी यू पुट द सोर्ड बैक इन टू द प्लेस एंड ड्रॉ इट फोर्थ अगेन। तो सर एक्टर कहते हैं कि आर्थर लेट मी सी, मतलब कि मुझे देखने दो कि और इस तलवार को तुम वापस उस जगह पे जहाँ पे वो रखा था उसमें रख दो। एंड ड्रॉ इट फोर्थ अगेन, और उसे दोबारा वापस वहाँ से निकालो।
ऑर्थर पुट्स द स्वॉर्ड बैक इनटू द स्टोन। अब जो ऑर्थर है उस तलवार को फिर से उस स्टोन में वापस लगा देता है। सर एक्टर पुल्स एट इट। अब सर एक्टर उसको खींचते हैं। एंड आफ्टर हिम सर के, और उसके बाद जो सर के है वो भी उस तलवार को खींचने की कोशिश करता है विथ ऑल देयर माइट, मतलब कि जितनी भी उनकी ताकत थी उस अपनी पूरी ताकत के साथ उस तलवार को खींचते हैं। बट नन ऑफ देम कैन टेक इट आउट, लेकिन उसमें से कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल पाता है। देन आर्थर होल्ड्स द सोर्ड एंड टेक इट आउट ईजली, लेकिन तभी जो आर्थर है वो उसको सोर्ड को पकड़ता है एंड टेक्स इट आउट ईजली, उसे बहुत आसानी से निकाल लेता है। सीइंग दिस, इसको देखकर सर एक्टर एंड सर के नील डाउन बिफोर हिम बोइंग। अब जो सर एक्टर है और सर की हैं अब घुटनों के बल झुक जाते हैं उसके सामने। एंड बोइंग मतलब कि घुटनों के बल हो जाते हैं और झुक जाते हैं। ऑर्थर, माई फादर एंड ब्रदर, यानी कि मेरे पिता और मेरे भाई, वाई आर यू नीलिंग टू मी, मतलब कि आप मेरे सामने क्यों झुक रहे हो। सर एक्टर, आर्थर, यू वर इंटरेस्टेड टू मी। इंटरेस्टेड मीन्स होता है गिवन टू मी सो दैट आई बिकेम रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ यू। तो सर एक्टर कहते हैं कि यू वर इंटरेस्टेड टू मी, यानी कि तुम मुझे सौंपे गए थे वाइल, ताकि मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूँ, केयर कर सकूँ, वाइल येट अ बेबी, यानी कि जब तुम छोटे थे। बट योर पेरेंटेज वॉज नॉट मेड नोन टू मी, लेकिन जो तुम्हारे माता पिता हैं उनके बारे में मुझे नहीं बताया गया था। अ स्ट्रेंजर ब्रॉट यू टू मी, मतलब कि एक अजनबी व्यक्ति वो तुम्हें मेरे पास लेकर आया था। अलॉन्ग विथ सम ऑफ गोल्ड, मतलब कि एक छोटा मतलब कुछ सोने के साथ। टू ब्रिंग यू अप एज माई ओन चाइल्ड, ताकि मैं तुम्हें अपने बच्चे की तरह तुम्हारा पालन पोषण कर सकूं। एंड देन डिसअपियर्ड, और वहाँ से वो फिर गायब हो गया था। नाउ आई थिंक दैट यू आर ऑफ अ हायर डेस्टिनी देन आई थॉट। डेस्टिनी मीन्स होता है समवंस फ्यूचर, स्पेशली विथ रेफरेंस टू व्हाट कैन नॉट बी चेंज। तो कहता है कि नाउ आई थिंक, अब मैं ये सोचता हूँ कि दैट यू आर ऑफ अ हायर डेस्टिनी, मतलब कि आपका जो भाग्य है, देन आई थॉट मतलब कि जो मैंने सोचा था उससे भी बड़ा तुम्हारा भाग्य है। यू शुड टेल द आर्क बिशप ऑफ दीज इवेंट्स, मतलब कि तुम्हें ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी जो घटना है वो तुम्हें आर्क बिशप पे को बतानी पड़ेगी। एग्जिट, वहाँ से अब वो लोग चले जाते हैं। सीन 5, सम डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, द आर्क बिशप एंड मेनी प्रिंसेस एंड नाइट्स हैव गैदर्ड इन द चर्च यार्ड, यानी कि आर्क बिशप और बहुत सारी जो राजकुमारियां हैं, योद्धाएं हैं, वो सारे चर्च यार्ड में इकट्ठे होते हैं। आर्क बिशप, सर एक्टर हैड टोल्ड मी दैट द सोर्ड हैज़ फाउंड इट्स मास्टर। तो आर्क बिशप कहते हैं कि सर एक्टर ने मुझे बताया कि इस जो तलवार है उसका असली मालिक मिल चुका है। बट आई वॉन्ट द ट्रायल टू बी मेड इन फ्रंट ऑफ एवरी वन, लेकिन वो कहते हैं कि बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो ट्रायल है, यानी कि वो प्रयास जो है वो सबके सामने और प्रत्येक लोगों के सामने किया जाना चाहिए। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू ट्राई एंड पुल आउट द सोर्ड, यानी कि आप सबका स्वागत है टू ट्राई, कोशिश करने के लिए इस तलवार को खींचने में। एंड सो इज़ आर्थर, और इसी तरीके से आर्थर का भी। मैनी ट्राई इन वेन टू पुल आउट द सोर्ड, अब जितने भी बहुत सारे लोग होते हैं उनका जो खींचने का जो कोशिश होता है वो इन वेन हो जाता है, यानी कि बेकार हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाता है। देन ऑर्थर डज इट ईजली, तभी जो ऑर्थर है उसे बहुत आसानी से कर लेता है। द नाइट्स एंड द प्रिंसेस लुक एंग्री, अब जो यहाँ पे जो राजकुमार हैं और जो भी लोग हैं वहाँ पे योद्धा लोग हैं, सूरवीर लोग हैं, वो सारे बहुत देखकर नाराज होते हैं। नाइट्स वन, यानी कि एक वहाँ का कोई योद्धा होता है, वो बोलता है ही इज़ अ मियर बॉय, मतलब कि ये कहीं का बच्चा है। एंड फ्रॉम नाउ वेयर इन पार्टिकुलर, मतलब कि हमारे बीच में ये कहीं से भी नहीं आता, यानी कि हमारी कैटेगरी से ये बिलोंग नहीं करता है। प्रिंस वन, अब जो एक राजकुमार है वहाँ पे, वी रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज हिम एज आवर किंग, तो वो कहता है कि हम इसको अपना राजा मानने से इनकार करते हैं। नाइट टू, यानी कि अब दूसरा योद्धा जो कहता है वी वॉन्ट अनदर ट्रायल, कहता है कि हम दूसरा प्रयास करना चाहते हैं। प्रिंस टू, येस एंड अनदर डे, मतलब कहता है कि हम दूसरे दिन इस प्रयास को करना चाहते हैं। आर्क बिशप, वेरी वेल, आर्क बिशप कहते हैं चलो को बहुत अच्छे। सीन 6, यानी कि अब दूसरा जो सीन है वो नंबर 6 है, यानी कि
दृश्य 6 है। द चर्च यार्ड, अब फिर से चर्च यार्ड का सीन है। इवन मोर पीपल हैव गैदर्ड, अब तो पहले से भी ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठे हुए हैं। इंक्लूडिंग द कॉमन पीपल, मतलब कि उन साधारण लोगों, इंक्लूडिंग द कॉमन पीपल यानी कि बहुत सारे योद्धा, प्रिंस, प्रिंसेस वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सामान्य लोगों के साथ हैं। नरेटर, 3 टाइम्स दे हेल्ड अ ट्रायल, यानी कि 3 बार वो अपनी कोशिश को कर चुके हैं। एवरी टाइम, प्रत्येक समय, द सेम थिंग हैपन, मतलब कि सेम थिंग यानी कि जो भी चीज़, मतलब कि कोई भी उसको सक्सेस नहीं हो पाता, सक्सेसफुल नहीं होता उस तलवार को खींचने में। एट लास्ट, अंत में, इट वॉज द फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट, यानी कि वहाँ का जो उत्सव है पेंटिकॉस्ट का, वो चल रहा है। दिस टाइम, इस बार, हाउएवर, मर्लिन हैड चूजन टू अपीयर एट द गैदरिंग, तो मर्लिन जो कि जादूगर था, जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि बूढ़ा और बुद्धिमान जादूगर था, उसने इस बार ये चुना है, यानी कि उसने डिसाइड किया है वो इस बार इस पूरे गैदरिंग में, यानी कि जो सब लोग इकट्ठे हुए हैं वो भी वहाँ पहुँचेगा। वंस अगेन, एक बार, मैनी नाइट्स एंड प्रिंसेस ट्राई टू पुल आउट द सोर्ड एंड फेल, मतलब कि एक बार फिर बहुत सारे जो सूरवीर हैं, योद्धा हैं और राजकुमार हैं, वो उस तलवार को खींचने का प्रयास करते हैं और असफल होते हैं। व्हेन आर्थर प्रिपेयर्स टू ट्राई, अब जैसे ही आर्थर तैयार होता है उसको करने के लिए, यानी कि तलवार को खींचने के लिए, एंड एंग्री मर्मर सीम्स टू राइज अमंग देम, मतलब कि एक गुस्से वाला जो बड़बड़ाहट है वो ऐसा प्रतीत होता है कि मतलब कि लोगों की भीड़ में एक गुस्से का जो मरमर है, आवाज़ है, बड़बड़ाहट है, वो उभरता है, उठता है। नाउ मर्लिन इंटरेस्ट, और तभी मर्लिन प्रवेश करता है। मर्लिन, पॉइंटिंग टू आर्थर, आर्थर को इशारा करते हुए, बी होल्ड द ट्रू सन ऑफ अथर पेंड्रागन, कहता है कि बी होल्ड द ट्रू सन ऑफ उथर पेंड्रागन, मतलब कि इस उथर पेंड्रागन के सही जो बेटा है, सॉरी सही जो उत्तराधिकारी है या सही बेटे को आप इसे स्वीकार करें। ही स्टैंड बिफोर यू ऑल टुडे, मतलब कि आज वो आपके सामने खड़ा है। एवरीवन इज एस्टोनिश्ड, सारे भी जितने भी लोग हैं, प्रत्येक लोग हैं, एवरीवन यानी कि वहाँ पे जितने भी लोग थे, इज एस्टोनिश्ड यानी कि सब आश्चर्य में पड़ जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं। आर्क बिशप, मर्लिन, व्हाट इज दिस दैट यू से, व्हाट इज दिस दैट यू से, मतलब कि ये क्या है जो तुमने कहा। फॉर हु, मतलब कि किसके लिए। अनटिल नाउ, अभी तक। हैज़ हर्ड द उत्तर पेंड्रागन हैड अ सन, मतलब कि हैज़ हर्ड मतलब कि अब तक तो ये नहीं सुना गया था कि उत्तर पेंड्रागन का कोई बेटा भी है। मर्लिन, वेरी फ्यू हैड नोन ऑफ इट, और मर्लिन बताता है कि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। व्हेन दिस चाइल्ड वॉज बॉर्न, जब ये बच्चा पैदा हुआ था, आई सा द उत्तर पेंड्रागन वुड डाई बिफोर लॉन्ग, तो मैंने ये देखा कि जो उत्तर पेंड्रागन है वो जल्द ही मरने वाले हैं। आई फियर दैट द एनिमीज ऑफ द किंग वुड ट्राई टू हार्म द चाइल्ड फॉर द सेक ऑफ द थ्रोन, तो क्या मुझे डर था, वो बताता है कि मुझे डर था कि जो राजा के दुश्मन हैं वो इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे राजगद्दी के लिए, यानी कि राजगद्दी को पाने के लिए वो उस बच्चे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सो एट द किंग्स रिक्वेस्ट, और इस तरीके से राजा के रिक्वेस्ट पे उनके, यानी कि उन्होंने निवेदन किया, प्रार्थना किया कि आई टुक द चाइल्ड टू सरेक्टर, मतलब कि मैं इस बच्चे को सरेक्टर के पास लेकर जाऊं, हु ब्रॉट हिम अप एज हिज ओन सन, जो कि उन्होंने जिसने अपने बेटे की तरह इस बच्चे का पालन पोषण किया या उसे बड़ा किया। नाउ ही प्रूव्स हिज क्लेम टू द थ्रोन, और अब इसने अपना जो क्लेम है उसने अपना प्रूव कर दिया है, साबित कर दिया है, यानी कि उस गद्दी के लिए अपना जो उत्तराधिकार है उसने अपना साबित कर दिया है। एवरीवन लुक्स विथ अ न्यू सेंस ऑफ वंडर एज ऑर्थर, अब जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं अब एक नई समझ के साथ, एक नए आश्चर्य के साथ आर्थर को देखते हैं, नई सोच के साथ आर्थर को देखते हैं। वंस मोर, एक बार और, वॉक्स अप द स्टोन एंड पुल्स आउट द सोर्ड, और एक बार फिर वो जो ऑर्थर है उस स्टोन के पास जाता है और तलवार को खींचता है। द पीपल, अब जो यहाँ पे जो कॉमन लोग हैं, राइजिंग अप इन एक्साइटमेंट, मतलब कि जोर से उत्साह में अपनी आवाज़ उठाते हैं। लॉन्ग लिव किंग ऑर्थर, यानी कि जो किंग ऑर्थर हैं वो जिंदाबाद, यानी कि किंग ऑर्थर जिंदाबाद। दे नील डाउन बिफोर हिम, और वो सभी उसके सामने घुटने टेक कर झुक जाते हैं। नरेटर, अब जो कथावाचक है, एंड सो ऑर्थर बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड, अब इस तरीके से जो ऑर्थर है वो इंग्लैंड का राजा बन जाता है। एंड ऑल गेव हिम
एलिजियंस मतलब कि वो जितने भी लोग हैं उससे लॉयल्टी एंड सपोर्ट यानी कि उसको अपना सपोर्ट देते हैं, उसको अपना लॉयल्टी देते हैं यानी कि अपना विश्वास भी देते हैं और अपना सपोर्ट भी उसे अपना प्रदान करते हैं, यानी कि ऑथर को पूर्ण बहुमत से, पूर्ण मत से लोग अपना राजा स्वीकार कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, फाइंडिंग द किंग। सो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।